सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। पंजाबी रेडियो और पंजाबी टीवी यूएसए देख और सुन रहे सभी साथियों का स्वागत है इस समय के विशेष प्रोग्राम बियॉन्ड द हेडलाइंस विद मनदीप पूनिया में। हर रोज की तरह प्रोग्राम में पूनिया जी का साथ होता है और देश विदेश के साथ जुड़ी हुई अहम खबरों पर होती है बातचीत। सबसे पहले करते हैं पूनिया जी का स्वागत, फिर रुख खबरों का करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है पूनिया जी। जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। रुख खबरों का करते हैं। अमेरिका ने ईरान के मिसाइल ड्रोन ठिकानों पर हमला किया है। एक बार दोबारा से जो शांति वार्ता हुई थी, जो समझौते हुए थे, जो दस्तखत हुए थे, वो बेकार गए हैं। देखिए, वैसे तो ईरान और अमेरिका के बीच में जो कुछ चल रहा है, सारी दुनिया उससे परेशान तो है ही। समझ ही नहीं आ रहा कि ये कब युद्ध को नवेड़ेंगे। ये नवेड़ने का नाटक कर रहे हैं या नवेड़ना चाह रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अमेरिका ने शुक्रवार को ईरान पर करीब 1 घंटे तक हमला किया। अमेरिकी सेना ने मिसाइल, ड्रोन ठिकानों और तटीय रडार साइट्स को निशाना बनाया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान ने सीज़ फायर तोड़ा है, इसलिए जवाबी कार्रवाई की गई है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के मुताबिक 25 जून को ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट में सिंगापुर के कार्गो शिप एमवी एवर लवली पर ड्रोन हमला किया था, जिसके कारण कल हमने जो खबर में भी कवर किया था कि जिसके कारण यूनाइटेड नेशन ने जो 11,000 फंसे हुए नाविक थे होर्मुज स्ट्रेट में, उनको निकालने का जो प्रोग्राम था उसको होल्ड पर कर दिया था। दूसरी ओर ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी आईआरएनए के मुताबिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स की नौसेना ने दावा किया है कि उसने जवाब में क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। ईरान की संसद के सदस्य इब्राहिम अजीजी ने एक्स पर लिखा है कि अमेरिका ने एक बार फिर बातचीत के बीच ईरान पर हमला किया है। युद्ध विराम का यह उल्लंघन अमेरिका के पीछे हटने और पछतावे की वजह बनेगा। तो खैर यही है कि 5 अगर बड़ी अपडेट देखें तो एक तो ईरान ने आरोप लगाया है कि जो अमेरिका और इज़राइल के हमले के में साथ देने वाले नेटो सदस्य देशों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इन देशों को बताना चाहिए कि उन्होंने इस सैन्य कार्रवाई का समर्थन क्यों किया। दूसरा, होर्मुज़ में जो जहाज़ के ऊपर हमला हुआ, मतलब वो जो सिंगापुर का जो जहाज़ था, उसके बाद जो हालाँकि कोई उसमें हताहत नहीं हुआ, ना उस शिप को नुकसान हुआ, उस शिप को आसानी से पार करवा लिया गया। लेकिन उसके बाद यूनाइटेड नेशन ने जो अभियान लिया था 11,000 नाविकों को, उसको फ़िलहाल रोक दिया है, तो वो एक मामला है। दूसरा ना, इज़राइली सेना साउथ लेबनान के अल मंसूर इलाके में लोगों को घर खाली करने की चेतावनी दे रही है, और वहाँ पर लगातार मतलब हमले भी कर रही है। तो जो साउथ लेबनान है, वो वहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल सी नहीं है, वहाँ पर इज़राइल लगातार हमले कर रहा है। जबकि समझौते के भी में तो साउथ लेबनान का मामला भी शामिल था। खैर, अब देखिए, एक तरफ ये खबरें हैं, दूसरी तरफ ये कहा भी, ये भी अमेरिका और ईरान ये भी कह रहे हैं कि हमारी जो बातचीत है दोनों के बीच में, उसके लिए हमने 4 कमेटियाँ बना ली हैं, जॉइंट कमेटियाँ बना ली हैं, और तकनीकी टेक्निकल लेवल पर हमारी बातचीत पहुँच गई है, और हम एक रोड मैप के ऊपर हमारी सहमति भी हो गई है। और जल्द ही मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इसको पेश भी किया जाएगा, और इसका समर्थन भी जो अलग-अलग मुल्क है, रशिया हो गया, चाइना वगैरह, ये सब करेंगे। तो एक तरफ दावे ये भी हैं। तो बड़ा मैं ये कह रहा हूँ कि दुनिया, आधी दुनिया को कन्फ्यूज़ कर रखा है कि भई युद्ध चल रहा है, युद्ध रुक गया, क्या है? एक तरफ 4 जॉइंट कमेटियाँ बनने का मामला, टेक्निकल लेवल की बातचीत पूरे होने का मामला, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में प्रपोज़ल जाने तक का मामला, और दूसरी तरफ एक-दूसरे के ऊपर ऐसे जो हमले, मतलब ईरान भी कह रहा है कि हमने भी यूएस के मिलिट्री ठिकानों के ऊपर हमले किए हैं, और अमेरिका भी कह रहा है कि हमने जो ईरान के मिसाइल और जो ड्रोन अटैक की जो जगह हैं, वहाँ पर हमले किए हैं। तो ये खबर है, और ये भी एक मतलब बात करें तो लेबनान, साउथ लेबनान में तो इज़राइल का ही कब्ज़ा चल रहा है, वो आपको हमको पता ही है। लेकिन दूसरा मतलब अगर जैसे रोम की अमेरिकन यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट एंड्रिया डेसी का की बात माने, तो उनका मानना है कि ईरान और अमेरिका दोनों ये चाहते हैं कि होर्मुज स्ट्रेट पर उनका नियंत्रण रहे, और वहाँ पर जो एक्टिविटीज़ अगले कुछ दिनों में होंगी, उनकी कमांड उनके हाथ में रहे। इसलिए ये सारा जो ये दोनों मुल्कों ने एक-दूसरे के ऊपर हमले किए हैं। बाकी ये एक मामला है। हालाँकि बेरूत में हम देख रहे हैं कि लेबनान की राजधानी बेरूत में जो इज़राइल और लेबनान समझौते के विरोध में मोटरसाइकिल पर मार्च निकल रहे हैं।
वहाँ पर दूसरी तरफ आपको दिख ही रहा है कि साउथ लेबनान में इज़राइल जो कर रहा है वो भी आपको दिख रहा है। तो काफ़ी लेबनान काफ़ी क्रूशियल दिख रहा है इसमें। जी। और इससे आगे अगर बढ़ें तो बात वेनेजुएला की करते हैं। वेनेजुएला में अभी लोग संभल ही रहे थे कि एक बार दोबारा से वहां पर झटके महसूस किए गए हैं भूकंप के, और 1000 के करीब हो चुकी है मरने वालों की संख्या। देखिए 25 जून को 2 भूकंप आए थे। उसके बाद कल शुक्रवार दोपहर को एक और भूकंप आया। देश के जो नॉर्थ समुद्री इलाके हैं, के तट के आसपास के इलाके, वहाँ पर जो भूकंप की जो तीव्रता है वो तकरीबन 5 रिक्टर स्केल मापी गई है। रॉयटर न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक राजधानी कराकास और माराके में भी झटके महसूस किए गए। अब देखिए, जो 3 दिन से वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे हैं, मरने वालों की संख्या भी 920 के आसपास हो गई है, और 4000 से ज़्यादा लोग लोग जो घायल हैं उनको रेस्क्यू किया गया है। अभी भी 52,000 से ज़्यादा लोग लापता हैं। तो ख़ैर ये जो नंबर है, डेथ टोल है, आपको पता ही है, तो वो लोग जिनको रेस्क्यू कर लिया गया, जहाँ मलबे को हटा दिया गया, उसका नंबर है। हमें जैसे 25 को ही हमने जो अमेरिका के जो भूकंप नेचुरल डिज़ास्टर की जो टीम है, उस उनकी जब हम बात सुन रहे थे, तो उनका यही कहना था कि ये हज़ारों में है ये गिनती मरने वालों की, क्योंकि 7.2 और 7.8 काफ़ी बड़ा स्केल का भूकंप होता है। तो ख़ैर अभी भी आपको पता ही है कि रेस्क्यू टीम्स वहाँ पर मलबा हटा रही हैं दुनिया भर से। जो भूकंप में जो नुकसान हुआ उसके लिए राहत मदद भेजी जा रही है। तो मलबे की आप तस्वीर देख ही रहे होंगे कि बिल्डिंग्स की बिल्डिंग्स ही ढह रखी हैं, मलबे हटाए जा रहे हैं। मतलब इवन जानवर तक उन उन बिल्डिंगों में दबे हुए हैं। बाकी वहाँ पर लोग काफ़ी, मतलब यहाँ तक देखिए, जो इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी है आईआरसी, उसके जो चीफ हैं एलिनोर रिस्क, वो भी मतलब ये बात मान रहे हैं कि एक तो जो मेन एयरपोर्ट है वेनेजुएला का, वो भी, मतलब उसमें भी नुकसान हुआ है। तो वहाँ पर जो मदद पहुँचाने में बड़ी बड़ी दिक्कतों का सामना हो रहा है। और पड़ोसी देश कोलंबिया में राहत सामग्री पहुँचाई जा रही है, लेकिन एक बड़ी चुनौती है, मतलब वेनेजुएला तक पहुँचने में। आपने जैसे सिमोन बोलीवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसके आपने विजुअल देखे होंगे, तो वहाँ पर भी भूकंप के कारण काफ़ी नुकसान हुआ है। तो खैर, राष्ट्रपति रोड्रिगेज का कहना है कि भूकंप के बाद जो दुनिया भर के अलग-अलग मुल्कों ने भी मदद का भरोसा दिया, और डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि हम सहयोग करेंगे। खैर, अ, वेनेजुएला में आपको पता ही है कि रेस्क्यू कमेटी जो बनाई गई है, इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी, वो भी यही कह रही है कि राहत का पहुँचाने का जो ये अभियान है, ये महीनों तक चलेगा, क्योंकि नुकसान बहुत बहुत बड़ा हुआ है। जी। और इससे आगे बढ़े तो जम्मू कश्मीर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। देखिए, तक ये जो बात करें तो अफ़गानिस्तान, भारत, पाकिस्तान, चीन, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, यहाँ इन 7-8 मुल्कों में ये भूकंप देखा गया। जो तीव्रता थी वो 6.2 रिएक्टर स्केल की थी। ये भी ठीक-ठाक, मतलब बड़ा भूकंप होता था, और भूकंप की तीव्रता के बढ़ने के आसार भी बताया जा रहा है कि कुछ झटके और भी महसूस किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर, दिल्ली एनसीआर और भी कई जगह पे झटके महसूस किए गए, और लोग अपने घरों से, दफ्तरों से बाहर भी निकले। हाँ, हालाँकि कोई नुकसान नहीं हुआ है। और मतलब बात करें तो ये जो भूकंप की तीव्रता, ये तो जो रिएक्टर स्केल है उसके ऊपर ही महसूस किए जाते हैं। अ 6 रिएक्टर स्केल वो मामला होता है कि इमारतों को नुकसान शुरू हो जाता है। 7 रिएक्टर स्केल जैसे कि वेनेजुएला हमारा, वहाँ पर तो इलाके में तबाही फैल जाती है, इमारतें गिर सकती हैं, वो सारा अपने को पता ही है। तो ख़ैर, अभी देखते हैं कि स्थिति क्या रहेगी, लेकिन ये माना जा रहा है कि इसी इलाके में एक और ज़ोर का जो भूकंप है, थोड़ी ज़्यादा तीव्रता के साथ आ सकता है। ख़ैर, ये 2-3 तरीके से बेसिकली भूकंप आते हैं, रिवर्स फ़ॉल्ट के कारण, नॉर्मल फ़ॉल्ट के कारण, और स्ट्राइक स्लिप फ़ॉल्ट के कारण। तो ये टेक्टोनिक प्लेट्स में घर्षण की वजह से ये सब होता है।
और मतलब रिवर्स फ़ोल्ट में तो ज़मीन का एक हिस्सा ऊपर की तरफ उठता है और दूसरा थोड़ा-सा नीचे की तरफ जाता है। नॉर्मल फ़ोल्ट में मतलब ज़मीन का एक हिस्सा नीचे की तरफ फिसलता है। और स्ट्राइक स्प्लिट फ़ोल्ट में तो मतलब जो घर्षण होता है टेक्टोनिक प्लेट्स में वो देखने को मिलता है। ख़ैर आपको ध्यान हो 8 जून को जो फ़िलीपींस में आया था वो भी 7.8 रिक्टर स्केल का था। वो भी काफ़ी तीव्रता वाला था। 24-25 जून को वेनेजुएला में आपने हमने देखा और अब इधर भी बताया जा रहा है। तो ख़ैर नेचुरल डिज़ास्टर्स दुनिया के मतलब कह सकते हैं कि दरवाजे के ऊपर खड़े हैं। कई बार मुझे एक एक यूरोपियन, हालाँकि नाम मैं मिस कर रहा हूँ, दार्शनिक की बात याद आती है। उन्होंने कहा, कुछ दिन पहले मैं पढ़ रहा था तो उन्होंने एक जगह लिखा हुआ था कि दुनिया कहीं न मतलब इन एटॉमिक एनर्जी और ये इतनी चीज़ें प्लान कर रही है, एआई ये सब कर रही है, कहीं जो ये नेचुरल डिज़ास्टर हैं, ये जो बनी बनाई दुनिया है उसके उसको लील ना जाएँ। तो ऐसे खतरे भी लगातार रहते हैं। तो एनवायरमेंटल कंसर्न्स हमारे सबके सामने ही हैं। कई किस्म के दावे हैं कि 50 साल में जो धरती है वो बंजर हो जाएगी, बहुत सारे इलाकों में पीने का पानी नहीं बचेगा। कई एनवायरमेंटलिस्ट तो ये तक दावा करते हैं कि भूकंप इतने ज़ोर के होंगे कि बहुत बहुत भारी मात्रा में नुकसान हमें देखने को मिलेंगे। तो ख़ैर इंसान धरती के साथ इतना ज़्यादा धक्का कर रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज़ का इस हिसाब से दोहन कर रहा है, इतना प्रदूषण फैला रहा है कि आगे क्या होगा? तो जो वो कंसर्न हम सबके सामने भी रहते हैं। जी। और इससे आगे बढ़ें तो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद दोनों देशों ने अपने अपने तरीके से दावे किए कि ये हमारे नाम रहा है, ये जंग का समय हमने जीता है। लेकिन भारत सरकार जो संसद में तो बोल रही थी कि हमारे देश को कोई क्षति नहीं पहुंची इस सारे ऑपरेशन के दौरान। अभी उन्होंने 6 शहीदों के नाम जोड़े हैं जो वहां शहीद हुए थे सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। देखिए, पिछले साल 28 जुलाई को लोकसभा में स्पेशल सेशन चल रहा था और ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर ही चल रहा था। तो उसमें मतलब राजनाथ सिंह से ये सवाल पूछा गया था कि इस ऑपरेशन में हमारे जवान सैनिकों को कोई क्षति हुई है? तो उन्होंने कहा, तो राजनाथ सिंह ने कहा था कि कोई क्षति नहीं हुई। ठीक है, स्पेशल सेशन आपने और हमने पिछले साल डिस्कस भी किया था कि किस किस्म से जो मौके की सत्ता थी, हुकूमत थी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, वो सब आपको दिखे झूठ बोलते हुए। तो अब 1 साल बीत गया है और नेशनल वॉर मेमोरियल पे, क्योंकि जो जवान शहीद होते हैं, तो उनके नाम लिखे जाते हैं, तो नेशनल वॉर मेमोरियल, राष्ट्रीय समर स्मारक, वहाँ पर 6 जो हमारे आर्मी के जवान थे, उनके नाम आधिकारिक तौर पर लिखे गए हैं। तो ख़ैर मतलब एक तरफ सरकार, इसका मतलब तो ये है कि सरकार जवानों के बलिदान को छुपाने की कोशिश कर रही थी और संसद को गुमराह कर रही थी पिछले साल। ख़ैर तो यही है, अब तो सवा साल से ज़्यादा हो चुका है। बरसी 1 साल भी उस मामले को हो चुका है। तो इसमें जो 6 नाम लिखे गए हैं उसमें सूबेदार मेजर पवन कुमार, राइफ़लमैन सुनील कुमार, लांस नायक दिनेश कुमार, अग्निवीर मुरली नाइक, हवलदार सुनील कुमार सिंह और भारतीय वायुसेना के सार्जेंट सुरेंद्र कुमार, इन 6 का नाम है। और 6 लोगों की मौत के जो मामले हैं, ये बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में हुए हैं, कि मतलब सरकार ने सैनिकों के बलिदान को छुपाने की कोशिश की है। जी। खबरों में आगे अगर अगर हम बढ़ें तो गाजा को लेकर सोनिया गांधी का बयान आया है कि वहां पर बचपन खत्म किया जा रहा है और भारत इकलौता है जिसने चुप्पी साधी हुई है। भारत को ऐसे चुप रहने का डिप्लोमेटिक फायदा हो रहा है या फिर नैतिक तौर पर हम बहुत गलत कर रहे हैं सच में? देखिए, बात ये है कि गज़ा में बच्चों के ज़िंदगियों को ख़त्म करने की जो कोशिश की गई है, यानी कि मतलब जो फ़लस्तीनियों को वजूद मिटाने की ही कोशिश इज़राइल ने की है, तो उसको लेकर दुनिया भर में सवाल उठे हैं, दुनिया ने स्टैंड लिया है। आपको ध्यान हो कि कुछ दिन पहले हम एक रिपोर्ट के बारे में बात कर रहे थे कि जो कि यूनाइटेड नेशन की एक अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट थी और उसमें ये बताया गया कि इज़राइल ने गज़ा में फ़लस्तीनियों के अस्तित्व को ख़त्म करने के इरादे से बच्चों को निशाना बनाया। और उसमें हमने ये भी देखा कि कितने बड़े लेवल पर जो बच्चे हैं उनको मारा गया। 20,000 से ज़्यादा बच्चों को मारा गया, 44,000 बच्चे घायल हुए, जिनमें बहुत बड़े लेवल पर आपने देखा कि विकलांगता के दर्शन के चीज़ें दिखाई जाती हैं, दिख रहे हैं। 97% से ज़्यादा स्कूलों को तबाह कर दिया गया।
और मतलब बहुत क्रूरता की तस्वीरें आप और हम गजा पट्टी से जो फ़लस्तीनी बच्चों के साथ हुआ वो हम देखते रहे। 94 पन्नों की रिपोर्ट थी और इसमें भारत के जो इस जो ये पूरी इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन आयोग बनाया गया था, इसकी इसमें भारत के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस एस मुरलीधर भी थे। तो मतलब इसमें इंडियन लोग भी शामिल थे इस इन्वेस्टिगेशन में। फिर भी आप देखिए कि ये इतना बड़ा, इतना क्रूर मामला रहा और उसमें आप देखिए कि दुनिया भर से आवाज़ें उठी, इवन अमेरिका ने भी आवाज़ उठाई। नेटो मुल्कों में भी बहुत सारे मुल्कों ने, यूरोप से आवाज़ आई कि इज़राइल ने बहुत गलत किया, इज़राइल की बहुत क्रिटिसिज़्म हमने देखा, लेकिन भारत की तरफ से कोई भी बयान उसको लेकर नहीं दिया गया, नरेंद्र मोदी की तरफ से कोई बयान नहीं दिया गया। इसी को लेकर सोनिया गांधी ने अखबार में लिखा है और उन्होंने बेसिकली 3-4 पॉइंट बनाए हैं। तो यही कि इतने अधिक बच्चों की मौत हुई और उनको फ़लस्तीनियों को ख़त्म करने की कोशिश की। इस पे बोला जाना चाहिए था। दूसरा उन्होंने कहा कि दुनिया तो इज़राइल से दूर हो रही है और भारत के प्रधानमंत्री इज़राइल के पिछलग्गू बन रहे हैं। इज़राइली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और उनके मिनिस्टर्स ने गज़ा की पूरी घेराबंदी और पूरी तरह तबाही की बात कही। फ़िलिस्तीनियों को जानवर बताया और कहा कि उन्हें जीने का अधिकार नहीं। इज़राइल की सफलता तब होगी जब लाखों फ़लस्तीनी गज़ा छोड़कर भाग जाएँगे। ये सोनिया गांधी ने बेंजामिन नेतन्याहू और उसके मिनिस्टर्स को कोट करके कहा और ये कहा कि इसी नेतन्याहू के साथ जो मोदी हैं वो गलबैयाँ कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है, वो तो क्रिटिसिज़्म कर रही है। और दूसरी तरफ जो लगातार जो बात करें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वो चुप हैं। तो बड़ा मतलब उन्होंने स्टैंड लिया है और उन्होंने 5 साल की बच्ची हिंद रजब का भी ज़िक्र किया अपने लेख में। उसमें उन्होंने कहा कि 4-5 साल की फ़िलिस्तीनी बच्ची हिंद रजब की कहानी गज़ा की त्रासदी की सबसे दर्दनाक मिसाल है। हिंद अपने परिवार के साथ गज़ा सिटी से निकल रही थी, तभी इजरायली सैनिकों ने उनकी कार पर 335 गोलियां बरसाई। उसके 6 परिजनों की मौके पर मौत हो गई। हिंद कई घंटे तक कार में अपने परिजनों के शव के बीच में फंसी रही, जबकि पैरामेडिक्स उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे। बाद में हिंद और उसे बचाने पहुंचे दो पैरामेडिक्स भी मारे गए। यानी कि जो वहां पर पैरामेडिक्स हिंद को गाड़ी से निकालने की कोशिश कर रहे थे, तो फिर इजरायली आर्मी ने हमला किया और उसमें वो पैरामेडिक्स भी मारे गए और ये जो हिंद थी, हिंद रजा, ये भी मारी गई। तो कितना दर्दनाक वो रहा होगा। मतलब ये जो जिसका ज़िक्र सोनिया गांधी ने अपने आर्टिकल में किया है, ये 29 जनवरी 2024 का, इसका इसका ज़िक्र हमने भी अपने न्यूज़ बुलेटिन में भी किया था। तो ख़ैर ये बहुत दर्दनाक कहानी है और इज़राइल की हीनता ये आप देखिए और इसके ऊपर मुझे लगता है कि सोनिया गांधी ने बहुत ठीक फटकार नरेंद्र मोदी को लगाई है। जी, जी। इससे आगे बढ़े तो ट्रंप अगले साल की शुरुआत में भारत आ सकते हैं। देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साल 2027 की शुरुआत में भारत आ सकते हैं। न्यूज़ एजेंसी आईएनएस ने ये खबर को ब्रेक किया है। व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान विदेश मंत्री मार्क रूबियो ने ये बयान दिया है। ये ट्रंप की राष्ट्रपति रहते हुए भारत में दूसरी यात्रा हो सकती है। इससे पहले ट्रंप साल 2020 में भी भारत की यात्रा कर चुके हैं। नमस्ते ट्रंप से अहमदाबाद में उनको कार्यक्रम भी किया गया था और अब हैदराबाद में उनके नाम की एक सड़क भी बनाई जा रही है। तो हैदराबाद में जो अमेरिका का जो कमर्शियल एक एम्बेसी है, वाणिज्य दूतावास है, उसके पास की सड़क का नाम डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू रखा गया है और उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को शुक्रिया भी कहा है। खैर मतलब कह सकते हैं कि ट्रंप की चमचागिरी में कमी कोई नहीं छोड़ रहे हम। उनके नाम से सड़क भी बना दे रहे हैं। पर खैर देखते हैं कि क्या स्थिति रहती है। ट्रेड डील और टैरिफ को लेकर दोनों जो देश हैं उनमें बायलैटरल बातचीत तो होनी ही है। लेकिन ये आप देखें कि भारत से ज़्यादा छूट साउथ एशिया के दूसरे मुल्कों को मिल रही है, तो एक दबाव भी है कि अपोजिशन उस बात को इश्यू बनाएगा। तो इसलिए जो विपुल गोयल और जो इंडियन जो डिप्लोमेट्स हैं उनमें एक बेचैनी भी है। वो ट्रेड डील को लेकर बहुत सारी बातें भी कर रहे हैं और मतलब डिफेंस और मिलिट्री डील भी हो सकती है। तो कई कई सारे मामले हैं और देखते हैं कि स्थिति कहाँ तक जाती है। अमेरिका और भारत के बीच में 12.5 लाख करोड़ रुपए का व्यापार है, तो उसको
उसी को लेकर मद्देनज़र कि स्थिति आगे कैसे रहेगी इस व्यापार की, वो पता चलेगा। उसके बारे में मतलब आगे अगले कुछ दिनों में ही पिक्चर क्लियर होगी। जी, आगे बढ़ें तो बात महाराष्ट्र की करते हैं। एक और दिन और एक और पेपर लीक। टीईटी पेपर लीक हुआ था, कल एग्जाम होना था संडे को। देखिए, महाराष्ट्र में जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट मतलब जो अध्यापक स्कूलों के लिए लगाए जाते हैं, उसका पेपर था वो 24 घंटे पहले लीक हो गया। एग्ज़ाम रविवार को होना था यानी कि कल होना था, लेकिन वो आज ही वो जो पेपर है वो लोगों के व्हाट्सएप वगैरह में घूमने लग गया। जो और महाराष्ट्र की स्टेट एग्ज़ामिनेशन बॉडी है उसने इस परीक्षा को कैंसल कर दिया और कहा कि अब हम नई तारीखों के ऐलान करेंगे। जो पेपर लीक की सूचना पहले ठाणे के भिवंडी इलाके में मिली, जहाँ पर बहुत सारे जगहों पे मतलब जो कोचिंग सेंटरों वाले हैं वो पेपर पढ़ा रहे थे अपने स्टूडेंट्स को। और मतलब देखिए कि जो अध्यापक लगने हैं जिनको भविष्य तैयार करना है, उसी के पेपर लीक हो जा रहे हैं, तो आप सोचिए कि भारत का भविष्य क्या ही है। लगातार आपको पता है जंतर मंतर पर कोकरोच जनता पार्टी एग्जाम लीक के ऊपर, नीट की परीक्षाओं में जो लीक हुआ उन सब के खिलाफ आंदोलन कर ही रही है। और अब महाराष्ट्र से ही खबर आ गई, जहाँ से वो कोकरोच जनता पार्टी के वो जो लड़का है अभिजीत दिपके, वो भी महाराष्ट्र का ही रहने वाला है। खैर मतलब बड़ा इंतजाम किया गया था, ये कहा गया था कि हमने एआई आधारित सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं, 18,000 कैमरे हैं, कंट्रोल रूम है, बायोमेट्रिक है, फेस रिकॉग्निशन है। उस सब के बीच में पेपर लीक हो गया। और इससे पहले आपको ध्यान हो कि नीट का पेपर लीक हुआ, यूपी में जो पुलिस की भर्ती होनी थी उसका पेपर लीक हो गया था, राजस्थान में रीट का पेपर लीक हो गया था। तो पिछले पिछले कुछ सालों में लगातार बड़े-बड़े एग्ज़ाम वो लीक हो रहे हैं। और यूपीपीएससी का उत्तराखंड में, पटवारी का, यूजीसी नेट का 2024 में, गुजरात जूनियर क्लर्क का, यूपी टेट का, मतलब कितने किसी भी पेपर का नाम लीजिए, लगभग-लगभग भारत में सारे ही लीक होते रहते हैं। तो मतलब आप लगाइए, जो लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी, उसने भी केंद्र और राज्य सरकार के ऊपर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि एक और पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द हो गई, इस बार महाराष्ट्र की टेट परीक्षा। उन्होंने कहा कि देश की शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था वसूली का सिस्टम बन गई है। बच्चों से एग्जाम फीस वसूलो और फिर पेपर को लीक करके उसको कैंसिल कर दो। इससे देश का हर युवा सुरक्षित महसूस कर रहा है। यह सिर्फ पेपर लीक नहीं बल्कि युवाओं के भविष्य की चोरी है। तो उन्होंने कहा कि वो बेसिकली लीडर ऑफ अपोजिशन तो यही कह रहे हैं कि ये जो फ्यूचर है बच्चों का उसको चुराया जा रहा है, मतलब ये लीक सिर्फ इतना सिंपल नहीं है। खैर, आपको और हमको पता ही है कि भारत में स्थिति क्या है नौकरियों की, सरकारी नौकरियों की, और इन पेपर लीक्स के कारण किस किस्म से जो बच्चे हैं वो प्रभावित होते हैं, उसकी स्थिति भी हम कई बार देख चुके हैं। जी, इससे आगे बढ़े तो पंजाब सीएम भगवंत मान के साथ जोड़ी जा रही जो विवादित वीडियो है, उस मामले में अभी विदेश में बैठा व्यक्ति जगमन समरा, जिसका नाम सीएम मान ने भी खुद लिया था, उसका दावा एक सामने आया है। उसने भी अपना पक्ष रखा है। क्या कह रहा है वो व्यक्ति? देखिए, जगमन समरा नाम का एक व्यक्ति है, लगातार आपको पता है कि पिछले 2 साल से ही भगवंत मान को लेकर अलग-अलग दावे वो प्रस्तुत करता रहता है, अलग-अलग वीडियोज़ वो डालता रहता है। पिछले साल जो वीडियो आई थी वो आपको ध्यान होगा कि भगवंत मान के अय्याशी की वीडियो कहा गया। बाद में हालाँकि उसमें बहुत सारे विवाद हैं कि वो वीडियो असली है या नकली है। कोई भी पत्रकार इसको लेकर कोई कमेंट करने से खासकर न्यूट्रल पत्रकार, तो देखिए 2 खेमे के पत्रकार तो हैं ही। एक सीधा कह रहे हैं कि भगवंत मान ऐसे और वैसे, एक सीधा भगवंत मान का बचाव कर रहे हैं। मतलब बीच कोई न्यूट्रल बात कहीं नहीं हो रही है कि भाई इंडिपेंडेंट कोई इंक्वायरी हो, जांच हो। अब जगमन समरा कह रहा है कि मैंने जो वीडियोस अपलोड किए 2024-25 में, वो तो मुझे स्वाति मालीवाल ने भेजे थे। स्वाति मालीवाल आपको पता है कि आज के समय बीजेपी की गोद में बैठी है, आम आदमी पार्टी में होती थी, आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सांसद बनाया था। और उसके बाद उसने अरविंद केजरीवाल के पीए के ऊपर थप्पड़ मारने के आरोप लगाए, और भी कई सारे आरोप उनकी तरफ से बनाए गए। दिल्ली विधानसभा के चुनाव हुए पिछले साल, तो उसमें आम आदमी पार्टी की मुखालफत भी करी। अभी 7-8 सांसद और आम आदमी पार्टी के बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो खैर, जगमन समरा ने कहा है कि जो जगमन समरा ने कहा है कि जो ये वीडियोज़ उनके पास आ रहे हैं वो
स्वाति मालीवाल ने भेजे हैं, और स्वाति मालीवाल द्वारा भेजा गया माल अभी और भी मतलब और भी जो वीडियोज हैं वो सोशल मीडिया पे चढ़ाएंगे, और भी अभी वो रिलीज करेंगे। तो उनकी तरफ से बड़ी दावेदारी की गई है। हालांकि अभी आप देखेंगे तो स्वाति मालीवाल की तरफ से चुप्पी है, उन्होंने कोई ना तो ऑफिशियल बयान दिया, ना कोई प्रतिक्रिया आई है। तो ये बड़ा एक है कि क्या पंजाब में कोई बड़ी सियासी खिचड़ी पक रही है, क्या हो रहा है, कुछ भी पता नहीं चल रहा। आपको ध्यान हो कि जो स्वाति मालीवाल हैं, वो पंजाब में भी पहले आती रही हैं, और हालांकि वो अब आम आदमी पार्टी में नहीं है, वो बीजेपी में है। तो खैर खैर देखते हैं कि स्थिति क्या रहती है। पर ये एक बड़ा खुलासा है, तो मतलब जगमन समरा की तरफ से उनका कहना है कि इनके पार्टी के विभीषण ही भगवंत मान की वीडियोस उनको भेज रहे हैं। पहले ये दावे थे कि भगवंत मान की वीडियोस उन्होंने खुद रिकॉर्ड की हैं। उसके बाद दावे बदले, मतलब गोल पोस्ट भी चेंज हो रहे हैं। जैसे आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, वो कह रहे हैं, पहले कह रहे थे कि आई वीडियो हैं, अब उनकी तरफ से गोल पोस्ट चेंज कर दिया गया है। नहीं नहीं, ये तो मास्क लगा के वीडियो बनाए गए हैं। तो जो रिलीज करने वाला है वो भी गोल पोस्ट चेंज कर रहा है, जिसके बारे में खुलासे हो रहे हैं वो भी गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। तो बड़ी डिफिकल्ट स्थिति है कि भाई हम क्या न्यूट्रल स्टैंड लें। अब इसको एआई जनरेटेड माने, या मास्क जनरेटेड माने, या फिर ये जगमन सम्राट द्वारा रिकॉर्डेड माने, या स्वाति मालीवाल द्वारा भेजी हुई माने, कोई भी क्लैरिटी नहीं आ रही है। बार बार इन वीडियोस के मामले में गोल पोस्ट चेंज हो रहे हैं। इसी के साथ प्रोग्राम का समय यहाँ समाप्त होता है। आप जुड़े जानकारियां साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गुरप्रीत।